तो क्या जाओ फिलिक्स एक्चुअली में बार्सिलोना के स्टैंडर्ड से एक फ्रॉड प्लेयर है, या फिर इसको अप्रोप्रिएट तरीके से कहें तो यहाँ पर जाओ फिलिक्स की अब तक की जितनी भी ऑप्टिमिज्म, हाइप या फिर हम कहें कि एक्साइटमेंट थी, वो इस एक फ्लॉ की वजह से धरी की धरी रह गई। देखो एक्चुअली में हुआ ये कि बार्सिलोना वर्सेस गिरोना के बाद ना ये जो एनालिसिस का एक जो लेवल है ना, उसने हर एक बार्सिलोना के प्लेयर को इंडिविजुअली काफी ज्यादा स्क्रीन करा है। और जाओ फिलिक्स जो कि रीसेंट टाइम में डिस्पाइट की बार्सिलोना के अटैकिंग प्लेयर्स काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म ले रहे हैं, जाओ फिलिक्स एक तरीके से अच्छा एक्साइटमेंट लेके आ रहा था। लेकिन रीसेंट वीडियो क्लिप्स ने यहाँ पर इस चीज को प्रूव किया कि क्यों जाओ फिलिक्स एक्चुअली में बार्सिलोना की ऑफेंसिव या फिर होल बार्सिलोना प्रॉब्लम को एक नए लेवल पे लेके जा सकता है। अब देखो यहाँ पर हुआ है कि रिसेंटली ट्विटर पे या फिर सोशल मीडिया पे एक क्लिप यहाँ पर वायरल हुई जहाँ पर गिरोना ने स्कोर किया था अपना पहला गोल। लेकिन उस पहले गोल को जो ओरिजिनेट किया गिरोना ने, जहाँ से वो सिस्टम बनाया, वो था कि जाओ फिलिक्स प्रेस ही नहीं किया। देखो दो चीजें होती है जब मैंने उस क्लिप को देखा। एक तो ये था कि एक प्रेस आपका गलत जा सकता है, एक ये होता है कि आप प्रेस कर रहे हो बिल्कुल हेडलेस चिकन की तरह, मतलब आपको पता ही नहीं है, बेसुर नहीं है, मतलब चल रहा है बस ब्रूनो फर्नांडिस टाइप प्रेस चल रहा है आपका। और एक होता है कि आपको मतलब ही नहीं है प्रेस से, एम्बापे, मार्कस रैशफोर्ड, और जाओ फिलिक्स इस काम में तीसरे लेवल पे आया। इस चीज को बद से बदतर कर दिया कि यहां पर गिरोना ने गोल भी स्कोर कर दिया। इसके बाद काफी लोगों ने इस चीज को समराइज भी कर दिया कि भाई इसीलिए तो जाओ फिलिक्स कभी सिमियोनी के सिस्टम में कभी नहीं चला, क्योंकि सिमियोनी के सिस्टम में हर एक ऑफेंसिव प्लेयर हो या फिर डिफेंडिंग प्लेयर हो, विदाउट द बॉल आउट ऑफ पोजीशन आपको सबसे ज्यादा वर्क रेट देना पड़ता है, और जाओ फिलिक्स यहीं पे सबसे ज्यादा मात खाता है। ऐसे में जाओ फिलिक्स का अगर आप प्राइस टैग भी इंक्लूड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये तो मामला बिल्कुल बेकार है, क्योंकि जाओ फिलिक्स के मामले में यहां पर प्रेस आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और बार्सिलोना के करंट सिस्टम की बात करें तो आपको प्रेस विदाउट द बॉल बहुत ज्यादा जरूरी है, जिस तरीके से सफोकेट करने की कोशिश करता है जावी। लेकिन एक मिनट, डबल स्टैंडर्ड की बात हो जाएगी अगर हमने सिक्के का दूसरा पहलू नहीं देखा। क्या जाओ फिलिक्स इस पूरे क्राइम का यहां पर क्रिमिनल है? देखो असल में बात करें, अगर प्रेस की ही बात हो रही है तो यह सही बात है कि जाओ फिलिक्स प्रेस नहीं करता, बिल्कुल अनइंटरेस्टेड दिखता है, और उसकी बॉडी लैंग्वेज काफी अलार्मिंग हो सकती है अगर जावी किस पर्सपेक्टिव से हुआ। लेकिन रफीनिया की बात करें तो प्रेस तो उससे भी नहीं हुआ गिटरस। अगर लेवेंडोव्स्की की बात करें तो ड्रॉप वो भी करता है, लेकिन प्रेस तो उसकी बस की भी नहीं है। अब देखो यहां पर अगर प्रेस के बेसिस पे आ गए तो शायद से तो जरूरी थोड़ी है कि हर ऑफेंसिव प्लेयर प्रेस करे, लेकिन बात असल में ये है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज भी उस तरीके से होनी चाहिए। हाँ, रफीनिया प्रेस नहीं कर पाता, लेकिन रफीनिया आपको दिख जाएगा पीछे ट्रैक बैक करता हुआ, जाओ फिलिक्स नहीं देखेगा। ये प्रॉब्लम तब ज्यादा और गहरी हो जाती है जब उसी विंग पे आप यहां पर जाओ कैंसेलो खिला रहे हो। अब यहां पर बार्सिलोना वाले और कूद पड़ेंगे, क्योंकि भाई वहां पर बाल्डेओ खिलाओ अगर आपको यहां पर इसका कंपेंसेट ही करना है। जैसे अगर हम उधर बात करें, आप मार्कस रैशफोर्ड को कैसे कंपेंसेट करोगे, किलियन एम्बापे को कैसे कंपेंसेट करोगे, विनीसियस जूनियर को कैसे कंपेंसेट करोगे? ऐसे में यहां पर जाओ कैंसेलो तो कंपेंसेट करने वाला नहीं, मतलब और निक्कर फट जाएगा आपका। अब काफी लोगों ने यहां पर पॉइंट आउट किया कि जब जावी को एक्चुअली में बार्सिलोना का मैनेजर बनाया गया था तो जिरोना सेकंड डिवीजन में थी। जिस तरीके से उन्होंने अपना कंस्ट्रक्शन करा उस तरीके से जावी को तो बहुत कंस्ट्रक्टर लेना चाहिए था, जावी को तो। और डेफिनेटली भाई जिस तरीके के प्लेयर्स बार्सिलोना के पास है, जिस तरीके के प्लेयर गिरोना के पास है, इसको आप कंपेयर कैसे कर सकते हो? अब देखो कंट्रास्ट या फिर कंटेक्स्ट की बात करें तो ऐसे आप कंपेयर नहीं कर सकते डायरेक्टली, लेकिन हाँ ये बात तो है कि जावी इस चीज से ऐसे बच नहीं सकता कि मेरी टीम अंडर कंस्ट्रक्शन है। इंजरीज का कंसर्न सब उसके साथ सिंपैथी देते हैं, लेकिन आप अपने फ्लॉस को छुपा नहीं सकते। खैर इसी के साथ बात करते हैं अब थोड़ी सी अल सैक्सी नसर की। तो सलमान खान किंग्स कप की अगर हम बात करें क्वार्टर फाइनल की, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एज यूजुअल यहां पर अपना रिकॉर्ड गोल मार दिया, और भाई रिकॉर्ड तोड़ रहा है। 2023 में डेफिनेटली भाई अर्लिंग हालैंड को टॉप कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को लगता है हालैंड एक गेम खेला नहीं है और आने वाला गेम भी ना खेले शायद से। ऐसे में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का ये जो रिडेम्पशन आर्क वाला ईयर है ना भाई, वो इतना ज्यादा प्यारा लगता है। अब देखो अल नसर वर्सेस अगर इस गेम की बात करें हम, तो ऑफ कोर्स यार कंफर्म था कि भाई शबाना और ये तापसी पन्नू जैसी टीम भाई नहीं गोल मार पाएगी, पक्की बात है, बट मारा उन्होंने। देखो इस टीम में एवर बनेगा भी खेल रहा था और यहाँ पे करास्को भी खेल रहा था, जिसने काफी ज्यादा प्रॉब्लम भी थी। थोड़ा थोड़ा यहाँ पर आप कार्लोस जूनियर को भी दे सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली अल नसर के पास इतनी इंडिविजुअल क्वालिटी है तो वो उनको टॉपल करने ही वाले थे, और ये होना भी था। सबसे पहले सादियो माने, देखो सादियो माने का गोल आ गया, वो सेटअप भी कर रहा था। ओटावियो इस गेम में बहुत बढ़िया खेला, जिसने सादियो माने को भी सेटअप करा, और क्रिस्टियानो सेक्सी रोनाल्डो को भी यहाँ पर उसने सेटअप किया। लेकिन 2-3 पॉइंट जो कि मैं अब नोटिस कर रहा हूं वो ये कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जरूरत से ज्यादा इस टीम के लिए थोड़ा सा क्रिएट कर रहा है। देखो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिस एज में है वो बरी तो कर रहा है
गोल्स और उसके नंबर्स भी दिखाते हैं, लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो को शायद से असिस्ट के नंबर्स उसकी पूरी स्टोरी को नहीं बता रहे। अगर आप यहां पर जिस तरीके से रोनाल्डो गेम है, जो भी अल नसर को देख रहे हैं उनको पता है कि रोनाल्डो ड्रॉप डीप करके बहुत ज्यादा क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। मेजोरिटी ऑफ द टाइम तो अल सैक्सी नसर उसको कीचड़ के मल उस पर गोबर पोत देती है, लेकिन स्टिल क्रिस्टियानो रोनाल्डो पे ये टीम हेवीली डिपेंडेंट है, ना ही सिर्फ गोल्स के लिए बल्कि अब क्रिएटिविटी के लिए भी। फोफाना की बात करें, भाई ने सूद दिया गोल, लेकिन फोफाना डिसीजन मेकिंग में तो अभी भी पुअर ही है। अगर सेमीफाइनलिस्ट की बात करें तो भैया देखो उसमें अल हिलाल भी है और अल इत्तेहाद भी है, और अल इत्तेहाद के साथ तो अभी मैच भी होने वाला है, लेकिन अल हिलाल से तो खैर पहले भी थे। तो अल नसर की इस गेम परफॉर्मेंस पे मैं एक चीज फिर से वो क्लियर कर देता हूं कि कलेक्टिवली आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन डेफिनेटली भाई यहां पर इंडिविजुअल ब्रिलियंस इन पे है और क्रिस्टियानो रोनाल्डो उस चीज को प्रूफ भी कर रहा है। इसी के साथ अगर बात करें यहां पर थोड़ा सा मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस बायर्न का एक हाई फ्लाइंग स्टेक्स गेम, सबसे पहले मैं कहानी बताता हूं और इसके लिए इन डेप्थ हम यहां पर प्रीव्यू आज के लाइव स्ट्रीम में करेंगे, तो डू मेक श्योर आप यहां पर जरूर उस लाइव स्ट्रीम में बने रहें। देखो यहां पर अगर मैं कुछ अपडेट्स की बात बताऊं तो बायर्न से बात कर लेते हैं। देखो फ्रैंकफर्ट से 5-1 पे ठुके, 2019 में जब वो हुआ था तो निको कोविच 5-1 से ठुका था, लेकिन यहां पर सैक हो गया था। 4 पॉइंट टॉप ऑफ द टेबल से 4 पॉइंट दूर था, टुकल भी 4 पॉइंट दूर है। और टुकल की आप एक कहानी बता देता हूँ, पहला ही गेम हार गए थे लाइप्जिग से, कप से बाहर हो गए। उसके बाद पिछले सीजन एक थर्ड टियर जर्मन क्लब से हार गए, वहां पे कप से बाहर हो गए, और अभी भी यहाँ पर कोई खास लग नहीं रहा कि बुंदेसलीगा में जीत पाएंगे गिवन लेवरकुसन किस तरीके से खेल रही है। लेकिन स्टिल कंटेक्स्ट ये है कि टुकल एंड ऑफ द सीजन तक तो टिकेगा। लेकिन टुकल के रिगार्डिंग अब यहाँ पर बायर्न फैंस तो पहले से क्रिटिसाइज कर रहे थे, बायर्न एडमिनिस्ट्रेशन में भी थोड़े से बटे हुए लोग, लेकिन बायर्न के अगर हम यहाँ पर एल्यूमनाइज की बात करें तो वो भी कुछ खास सिंपैथी दिखा नहीं रहे। अगर लोथार मैथ्यूज की बात करें तो यहाँ पर उन्होंने ये अपना ओपिनियन दिया है कि देखो ठीक है टुकल कर रहा है कि नंबर 6 चाहिए, डीएम चाहिए, लेकिन अगर आपका कैप्टन जो कि आपके यहाँ आने से पहले बहुत कुछ जीत चुका है, अगर वो नंबर 6 खेल रहा है तो एज ऑफ रिस्पेक्ट आप हफ्ते में 10 बार इसको ना गाएं। उन्होंने कहा कि जब किमिच खेल रहा है नंबर 6 और आपको पता है कि वो आपकी टीम का कैप्टन भी है तो और वो स्मार्ट भी है, तो आप उसको जाके बताओगे और आप कोच करोगे कि भाई देख तेरी गलती यहां पर ये है, तो ऐसे कर सकता है। लेकिन अभी के वहां ये हो रहा है कि यहां पर टुकल किमिच से रिलेशन ठीक करने की बजाय यहां पर मीडिया में जाके बार बार ये कह रहा है कि मेरे को होल्डिंग मिडफील्डर चाहिए या फिर ये चाहिए, खबरें ऐसी छप रही है। ऐसे में यहां पर उन्होंने कहा कि ड्रेसिंग रूम में जो सिस्टम है वो ठीक नहीं है, और ऐसे में सिस्टम जब इतना खराब होगा तो एल्विश भाई के सामने तो बायर्न के प्लेयर्स पक्का बोल देंगे। अच्छा यहां पर यह भी बताया गया है कि अगर टुकल की इमीडिएट सैकिंग की बात करें तो ऐसा नहीं होने वाला, डिस्पाइट की ज़ाबी अलोंसो है भाई, वो रडार पे उन्होंने रखा हुआ है, ये तो कंफर्म है। अच्छा यूनाइटेड की बात कर लेते हैं। स्कॉट मैकटोमिने आगे आते हैं और कहते हैं कि देखो टॉक्सिसिटी अभी हमारे में नहीं है। उन्होंने कहा कि टेन हैग के अंडर टॉक्सिसिटी नहीं है जैसे बाकियों के मैनेजर्स में हो रखी है। ये काफी बोल्ड था और आप कह सकते हो प्रेडिक्टेबल भी था जिस तरीके से स्कॉट मैकटोमिने को माउथ पीस बनाया गया, क्योंकि वही तो चल रहा है, और कोई अगर प्लेयर बोलता तो चूतर थपेड़ दिए जाते। अच्छा यहाँ पर एक और चीज निकल के सामने आई है और वो ये है कि भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड की अगर इस पूरे सिस्टम की बात करें तो अभी ये हिसाब चल रहा है कि शायद से टेन हैग को इमीडिएट सैक तो नहीं किया जाएगा। उसके पीछे का रीजन ये है कि कंपेंसेशन फी पे करने के तरीके हैं नहीं। साथ ही यहाँ पर रैटक्लिफ के पूरे सिस्टम से जो अभी सिस्टम बार बार निकल के आ रहा है वो ये है कि भाई टेन हैग को टाइम दिया जाए और टेन हैग को यहाँ पर पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए। टेन हैग को सपोर्ट भी मिल जाएगा, टेन हैग को टाइम भी मिल जाएगा, लेकिन ये अभी भी कंफर्म नहीं है कि क्या टेन हैग को पैसे मिलेंगे इन्वेस्ट करने के लिए। वैसे डू लेट मी नो कि आपके हिसाब से यहाँ पर टेन हैग और पोचेटिनो में से किसको इन्वेस्टमेंट की राइट मिलना चाहिए, कौन सही में हकदार है पैसा खर्च करने के। खैर इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर अब मेरे ओपिनियन की क्या होगा इन डेप्थ करेंगे, लेकिन अगर मैं ऊपर से बात करूँ तो देखो यहाँ पर कोपेनहेगन और गैलाटासराय में ड्रॉ होना चाहिए और मैनचेस्टर यूनाइटेड बायर्न को हरानी चाहिए, तभी यूनाइटेड राउंड ऑफ 16 में जाएगी। देखो दो सवाल, पहले क्या ये हो सकता है? टू मच टू आस्क। देखो अगर हम इसको एक वन ऑफ बॉक्स ऑफिस गेम की तरह देखें तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर इसको हम सीरीज ऑफ इवेंट की तरफ देखें तो बहुत रोलर कोस्टर राइड जाएगी। पहले हमको उस गेम पे भी ध्यान देना पड़ेगा, फिर इस गेम पे भी ध्यान देना पड़ेगा। पहले तो यही है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड बायर्न को कैसे हराएगी। काफी लोग यहाँ पर फ्रैंकफर्ट का देंगे, लेकिन मेरे को लगता है कि सही तरीका रहेगा नहीं, क्योंकि बायर्न की अगर हम बात करें उनके इंडिविजुअल प्लेयर्स शायद से इनसे ज़्यादा कैरेक्टर दिखा देंगे, उनके इंडिविजुअल प्लेयर्स शायद से इससे ज़्यादा क्लच दिखा देंगे। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर ये तो फिर भी अपने हाथ में, गैलाटासराय कोपेनहेगन वाला गेम अपने हाथ में नहीं है। देखो वहाँ पर दोनों ही टीम्स को ड्रॉ नहीं करना, यानी कि दोनों ही टीम्स आउट एंड आउट ओवरऑल अटैक भी जा सकती है, डिफेंस भी जा सकती है।
इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि भैया वहां पर ऑल आउट अटैक गेम देखने को मिलेगा, गोल्स मिलेंगे, तो ड्रॉ के चांसेस कम है। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर रियल मैड्रिड की, तो भाई रियल मैड्रिड से सबसे पहले कार्लो एंसेलोटी ने कहा कि रोटेशन तो मैं करूंगा, लेकिन रोटेशन जस्ट फॉर द सेक ऑफ रोटेशन नहीं करने वाला। निको पास जैसे स्टार्टिंग 11 में दिख सकता है हमको, लेकिन ये भी कंफर्म है कर दिया केपा खेलेगा। उन्होंने कहा कि और देखो भाई यही आदमी की कम्युनिकेशन स्किल कितनी बेटर होती है, जब जर्नलिस्ट घेरने के लिए तड़पे तभी बता दो। उसने कहा कि देखो सीधी सी बात है, इसमें कोई अनफेयर फेयर वाली बात नहीं है। उसने कहा कि देखो केपा कल का गेम खेल रहा है, ये कंफर्म है। अनफेयर तब होता जब मैं लुनिन को यहाँ पर पूरे टाइम के लिए बाहर बैठा के रखता, लेकिन लुनिन को अपॉर्चुनिटी दी गई और लुनिन ने प्रूफ भी कर दिया कि वो एक रिलायबल और बढ़िया गोलकीपर है। आपने लुनिन को भी खुश कर दिया इस कम्युनिकेशन से और केपा को भी आपने चांस दे दिया। यहाँ पर उन्होंने ये भी कंफर्म कर दिया कि रियल मैड्रिड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे काफी ज्यादा लाइक स्क्वाड में देखें तो स्ट्रेच्ड है और यहाँ पर उनको इंजरीज को थोड़ा मेक श्योर करना पड़ेगा और यहाँ पर आने वाले टाइम में देखना पड़ेगा कि बेलिंगम और ब्राहिम दियाज खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, पत्ते तो छुपाए जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि भाई गिटरेस की अगर बात करें, मिगेल गिटरेस की बात करें जिसने गिरोना का प्लेयर है और बार्सिलोना के अगेंस्ट गोल मारा है, आपको मैं कहानी समझा देता हूँ। ये रियल मैड्रिड का प्लेयर बन सकता है। अब देखो करंट सिनेरियो में ये है कि 50% ओनरशिप इस प्लेयर की रियल मैड्रिड के पास है, यानी कि अगर कोई क्लब यहां पर इस प्लेयर को बाय करना चाहता है तो उसको रियल मैड्रिड की मंजूरी लेनी बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल फ्रान गार्सिया के साथ यही केस हुआ था। फ्रान गार्सिया के लिए जब यहां पर बायर लेवरकुसन आई थी तो हानन फानन में फ्रान गार्सिया को इन्होंने साइन कर लिया था। यही चीज यहां पर गिटरेस के साथ होने वाली है। अब देखो गिरोना इसका एक लूप होल निकाल सकती है और वो ये है कि इसको जनवरी में सेल कर सकती है। उसके पीछे का रीजन ये है कि बाय बैक क्लॉज जो है वो नेक्स्ट समर एक्टिवेट होगा 8 मिलियन के लिए, लेकिन अगर गिरोना इसको जो कि टर्मिनेशन क्लॉज 2027 तक का कॉन्ट्रैक्ट है, टर्मिनेशन क्लॉज है 35 मिलियन। आर्सेनल, मैनचेस्टर सिटी और बायर्न तीनों ही क्लब काफी इंटरेस्टेड है, तो वो यहाँ पर 35 मिलियन लेके खींच सकते हैं। अब तुम सोचोगे कि यार ऐसा थोड़ी होगा, एक काम करेगी रियल मैड्रिड भाई थोड़ा सा मंजूरी नहीं देगी, रियल मैड्रिड कहेगी नहीं हम नहीं खरीदने देने, या फिर ये कर देंगे वो कर देंगे फलाना कर देंगे, ऐसे में मतलब डील को तोड़ सकते हैं। लेकिन अभी से जो क्लब के अंदर की खबर आ रही है वो ये है कि रियल मैड्रिड पीछे रियल मैड्रिड पीछे हट जाएगी। उसके पीछे का रीजन ये है कि रियल मैड्रिड सबसे पहले फ्रान गार्सिया पे बेट ले रही है, फर्लैंड मेंडी सेल होगा, लेकिन जो अल्टीमेट टारगेट है वो है अल्फोंसो डेविस, जिसके रिगार्डिंग डेवलपमेंट प्रोसेस पूरी तरीके से लाइक फाउंडेशन डाल दी गई है और वो शायद से बायर्न को आगे आने दे कि वो गिटरेस को साइन कर ले। उसके पीछे ये है कि अगर वो बायर्न को आगे आने देंगे तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर बायर्न अल्फोंसो डेविस को जाने दे सकती है। अब ये देखना पड़ेगा कि गिटरेस विंटर ट्रांसफर विंडो में जाते हैं या फिर समर ट्रांसफर विंडो में। एक छोटी सी अपडेट यहाँ पर चेल्सी से भी उठा लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एंड्रिक के पिताजी ने कहा है कि एंड्रिक चेल्सी ही जा रहा था, सब साइन भी हो गया था, घर वर भी देख लिया था और मन में लड्डू फूट चुके थे, लेकिन लास्ट दिन चेल्सी ने अपने आप को इस डील से खींच लिया क्योंकि उन्होंने कहा कि 60 मिलियन 16 साल के लड़के के लिए जो कि अगले 2 साल बाद आएगा, हम यहाँ पर साइन नहीं कर सकते, ये ट्रांसफर मार्केट को हिला देगा, ये इन्फ्लेशन ले आएगा लोल। खैर अब यहाँ पर उन्होंने ये चीज़ कहा है कि रियल मैड्रिड को हमेशा से एंड्रिक पसंद था और जब उनके सामने डील रखी गई तो साइन हो गया। इसी के साथ अगर चेल्सी के रिगार्डिंग मैं तुमको अपडेट दे दूँ तो चेल्सी के रिगार्डिंग अपडेट ये है कि भाई पोचेटिनो इस समय ड्रेसिंग रूम में रिस्पेक्टेड है, ड्रेसिंग रूम में यूनिटी है और उसको ड्रेसिंग रूम में अभी तक कोई रेबल नहीं देखने को मिला, मतलब ऐसे कुछ प्रोटेस्ट वगैरह देखने को मिले कि भाई तेरे आइडियाज काम नहीं कर रहे। साथ ही भाई यहाँ पर चेल्सी के ऊपर वाले लोग भी इस समय पोचेटिनो के साथ खुश हैं। वो फाइंडिंग्स जो उनकी है उसको ऑब्जर्व करके उन्होंने पता लगाया कि भाई काम कर जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर यस पोचेटिनो ओसिमन को चाहता है, लेकिन इसके साथ जो अगला प्लेयर है वो है इवान टोनी, लेकिन दिक्कत यह है कि दोनों को ही 100 मिलियन प्लस देना पड़ेगा और जब यहाँ पर चेल्सी चैंपियन लीग पे मिस आउट करेगी तो ये होता हुआ देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है।